नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील एग्जाम रत्ती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी का व्याकरण। हिंदी व्याकरण का अध्ययन करने से पहले हम कुछ बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला बिंदु है इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम किन किन बिंदुओं की चर्चा करेंगे, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। पहला बिंदु जो है इसका पर्यायवाची शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, तत्सम, तद्भव, संधि, समास, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी और त्रुटि से संबंधित प्रश्न आते हैं। अनेकार्थी शब्द आएंगे इसके व्याकरण में। विराम चिन्हों का कैसे प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी अशुद्धियाँ कम हो वाक्य जब हम लिखें कुछ भी। रस पढ़ेंगे, काव्यशास्त्र का पाठ है। अलंकार पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय पर आधारित प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। यह हिंदी व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला जो एग्ज़ाम है यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस में, यह सीसेट के पेपर में भी हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम यहाँ से पढ़ लेंगे। इसी के मेंस में भी एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, उसमें भी ग्रामर की चीज़ें आती हैं, हिंदी व्याकरण से आएंगी, उसको हम यहाँ अध्ययन कर लेंगे। तीसरा है आरओ का जो पेपर होता है, लखनऊ सचिवालय के लिए जो होता है, हाई कोर्ट के लिए होता है, और अलग अलग विभाग में जितने भी आरओ के पोस्ट होते हैं उसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं। तो सबका अलग अलग अंक है, कितने कितने नंबर का कहाँ आएगा। तो जो यूपीपीएससी अभी जो एग्ज़ाम कराया है आरओ का, उसमें 60 नंबर का हिंदी था। वैसे फिर जब लखनऊ सचिवालय के लिए आरओ का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी 60 नंबर का हिंदी आता है। तो उसके जो बिंदु हैं इसी व्याकरण के पाठ्यक्रम से ही आपको मिल जाएंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, ये आ जाएंगे इसके अंदर। फिर वाक्य संशोधन आ जाएगा, और वचन संबंधी कुछ जो अशुद्धियाँ होंगी, काल, कारक से संबंधी जो भी होंगी वाक्य संशोधन में हम पढ़ लेंगे, और ये सब आरओ के एग्जाम में आता है। तो अब हम समझते हैं कि व्याकरण क्या है, और किसी भी भाषा का एक व्यवस्थित व्याकरण होता है, वैसे ही हिंदी का भी एक व्यवस्थित व्याकरण है। तो व्याकरण जानने से पहले हम व्याकरण की परिभाषा समझ लेते हैं कि व्याकरण कहते किसको हैं। किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधित नियमों का शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अर्थात हम किसी भी भाषा को अगर बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसे हम किस प्रकार शुद्ध रूप से लिखें, शुद्ध प्रकार से बोलें, शुद्ध प्रकार से उसका जो नियम है उसको समझें, तो ये व्याकरण के अंतर्गत आता है। अब हम नज़र डालते हैं कि भाषा क्या है। अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, तो बहुत सारी भाषाएं जो हैं, तो हर भाषा का व्याकरण है। तो अब हम पहले व्याकरण की परिभाषा तो समझ गए, अब हम भाषा की परिभाषा को समझते हैं कि भाषा क्या है। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। इसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, अर्थात हम जो भी अभिव्यक्त करते हैं वाणी के माध्यम से, वह भाषा है। भाषा का प्रकार क्या क्या है। भाषा को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है मौखिक भाषा, अर्थात हम जो बोलते हैं, किसी भी भाषा को हम बोलते हैं वह मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। किसी भी भाषा को जब हम वर्ण के माध्यम से या अक्षर के माध्यम से जब हम लिखते हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और जब कोई मनुष्य अपने शारीरिक हाव भाव से भाषा को अभिव्यक्त करता है तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। 2 महत्वपूर्ण बिंदु भाषा से संबंधित हैं, और वो हिंदी के लिए विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण हैं उस पर हम बात कर लेते हैं कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी का शब्द है, न कि हिंदी का। हिंदी जो शब्द आया वह है तो भारतीय भाषा, लेकिन यह हिंदी नाम जो मुग़ल शासक आए और उन्होंने इसका नाम दिया था फारसी। वैसे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी तीनों शब्द फारसी है। हिंदी भारत का राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है, इसको हम जान लेते हैं। किसी भी देश में
उसके वहाँ की निवासियों द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको राष्ट्रभाषा लोग मानते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन भारत एक विविधतावादी देश है, तो यहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है, बल्कि इसको राजभाषा माना गया है। क्योंकि विविधतापूर्ण होने के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। किसी एक भाषा की वरीयता देते तो जो हमारी विविधतावादी संस्कृति है उस पर प्रश्न उठने लगता है, लोग इसका विरोध करने लगते हैं। इसीलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। राजभाषा की परिभाषा क्या है, इस पे हम एक बार बात कर लेते हैं। भाषा से तात्पर्य है कि किसी देश के द्वारा जो प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं उसको हम राजभाषा कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझ लें, उत्तर प्रदेश की राजभाषा में हिंदी और उर्दू को सम्मिलित किया गया है। उसी प्रकार अलग अलग राज्यों की जो राजभाषा है वह अलग अलग है। कहीं हिंदी है, उर्दू है, कहीं हिंदी है तो मैथिली भी है, कहीं हिंदी है तो तमिल भी है, तेलुगु है। कई राज्यों में हिंदी, तमिल, अंग्रेजी को भी राजभाषा। हम समझते हैं कि भाषा के बारे में तो हम जान गए। अब भाषा का निर्माण कैसे होता है, तो भाषा का निर्माण जानने के लिए हम जानेंगे वर्ण क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगर यदि भाषा को मौखिक रूप में बोला जाता है तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसको वर्ण या अक्षर भी कहते हैं। यदि एक परीक्षा में पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है तो उसको ध्वनि कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप में ध्वनि है और लिखित रूप में वह वर्ण या अक्षर है। अब देखते हैं कि वर्ण को हम दो भागों में बांटेंगे, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर किसको कहते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। वे वर्ण या अक्षर जिससे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या 11 है। सामान्यतः किताबों में इसे 13 मान लिया जाता है, लेकिन इनकी संख्या जो है वह 11 है। अंग और अह को अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है उनको व्यंजन कहते हैं। कैसे हम किसी अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं व्यंजन के उच्चारण में, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे क है, तो क का जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं तो इसके अंत में अ का उच्चारण भी हम कर रहे हैं। तो जब हम इसको लिखेंगे अलग अलग करके तो क हलंत अ, तो जब अगर इसमें से हम अ को निकाल दें तो क का उच्चारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसीलिए जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है या अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं उसको हम व्यंजन कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि स्वर की जो मात्राएं हैं उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, उसका चिन्ह क्या है। तो स्वर को हम फिर दो भागों में बांटते हैं, एक हर्ष स्वर और एक दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर के अंदर 4 स्वर आएंगे, अ, ई, उ, री। ये री जो है संस्कृत में जो री लिखा जाता है उसमें 2 घुंडी लगा दी जाती है। वही जब हिंदी में उस री को लिखा जाता है तो 1 घुंडी लगाई जाती है। तो इस री का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं और इस री का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या जो है देख लेते हैं क्या है। अ है, आ है, ई है, उ है, ए, ओ और औ। इसका निर्माण कैसे होता है, इसको दीर्घ क्यों बोला जाता है? अ का निर्माण अ और अ से मिल करके होता है आ। जो ई है इसका निर्माण भी इन्हीं 2 स्वरों से मिलकर होगा। तो ये जितने भी स्वर दिख रहे हैं ये 2 स्वरों से मिलकर बने हैं।
तो इसीलिए इसको दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। मात्रा संकेत समझ लेते हैं। अ जो है वो उदासीन स्वर माना जाता है, क्योंकि किसी शब्द को लिखते हैं तो इसके लिए हम कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। अ के लिए जब हम आ लिखते हैं तो आ का जो चिन्ह है ऐसे इसका प्रयोग करते हैं हम एक खड़ी पाई का। ई का प्रयोग हम करते हैं किसी भी अक्षर के साथ, ये आगे से इसका प्रयोग होता है। दूसरा है जो बड़ी ई का ये चिन्ह है। ऊ पे हम समझेंगे कि जब एक घुंडी लगा करके नीचे की ओर मात्रा लगाया जाता है तो बड़ा ऊ है, और बिना घुंडी के जब यह मात्रा लगाई जाती है तो इसको हम छोटा ऊ बोलते हैं। री का ये चिन्ह है, मात्रिक चिन्ह है। ए का मात्रिक चिन्ह है। ए का मात्रिक चिन्ह है इसका ये। फिर ओ का और औ का, ये सारे चिन्हों का प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का एक हम उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा रुक, तो प्रायः हम गलती बस इसको बड़ा ऊ लगा करके लिख देते हैं या छोटा ऊ। तो ये जो छोटा ऊ है इसका प्रयोग र के साथ कब करेंगे और बड़ा ऊ का प्रयोग कब करेंगे, इसके बारे हम आगे जानेंगे। और इस गलतियों को सुधारने के लिए एक ही इसका तरीका है कि हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ें तो ध्यान रखें कि जो मात्राओं का प्रयोग किया जा रहा है वह छोटा ऊ का है कि बड़ा ऊ का। ऐसे ही इन मात्राओं का प्रयोग हम करके शुद्ध लेखन कर सकते हैं। आज हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं।